नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जिसे कोई भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहता है तो कोई सिपाही विद्रोह। हम बात कर रहे हैं 1857 की उस महान क्रांति की। देखिए, ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये तो वो चिंगारी थी जिसने पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में आग लगा दी थी। तो सवाल यही है, आखिर वो एक चिंगारी थी क्या? ऐसी क्या बात हो गई कि जो गुस्सा दशकों से सुलग रहा था, वो अचानक एक देशव्यापी विद्रोह में बदल गया? चलिए, इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये विद्रोह कोई एक रात में नहीं हुआ था। नहीं, ये तो दशकों से जो गुस्सा, जो असंतोष सुलग रहा था, उसका नतीजा था। इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा गहरा उतरना होगा, जहां इस बगावत की जड़ें थीं। तो चलिए, एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पॉलिटिकल कारण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थीं वो लगातार फैलती जा रही थीं। एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब अगर किसी राजा का अपना कोई वारिस नहीं है तो उसकी रियासत सीधे सीधे कंपनी के कब्जे में चली जाएगी। सोचिए, इस तरह एक एक करके भारतीय शासकों को उनकी गद्दी से हटाया जा रहा था। जाहिर है, शासक वर्ग में बहुत गहरा गुस्सा था। फिर आते हैं इकोनॉमिक रीजंस, यानी आर्थिक कारण। कंपनी ने इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिए थे और ऐसी नीतियां बना दी थी कि जो हमारे कारीगर थे, किसान थे, उनकी तो जैसे रोजी रोटी ही छिन गई। लोगों पर पैसे का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब बस गुस्सा उबलने की कगार पर था। मामला सिर्फ राजनीति या पैसे का नहीं था, सोशल और मिलिट्री लेवल पर भी टेंशन बढ़ रही थी। अंग्रेज अक्सर हमारी रीति रिवाजों का मजाक उड़ाते थे, उनका अपमान करते थे। और सेना में तो भारतीय सिपाहियों के साथ खुलेआम भेदभाव होता था। न सही वेतन, न प्रमोशन, और ये अपमान अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। और फिर आई वो आखिरी चिंगारी जिसने सब कुछ जला दिया। ये थी नई एनफील्ड राइफल का कारतूस। अब इसे इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटना पड़ता था, और अफवाह ये फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। बस ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला थी, और इसी एक बात ने उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया। बस इसी एक घटना ने विद्रोह की आग को भड़का दिया। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आग कैसे और कितनी तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैली। सब कुछ शुरू हुआ 10 मई 1857 को मेरठ से। वहां से जो बागी सिपाही थे वो सीधे दिल्ली पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। अभी एक सिंबॉलिक लेकिन बहुत ही पावरफुल कदम था। देखते ही देखते ये आग कानपुर, लखनऊ, झांसी जैसे बड़े बड़े शहरों तक फैल गई। हालांकि लगभग एक साल के अंदर 1858 आते आते अंग्रेजों ने अपनी बेहतर फौजी ताकत के दम पर इन शहरों पर दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया था। ये बगावत सिर्फ सिपाहियों की नहीं थी, इसमें कई बड़े बड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया। तो आइए अब उन चेहरों को जानते हैं जिन्होंने इस लड़ाई को लीड किया और इसे एक आम लोगों का आंदोलन बना दिया। इस विद्रोह के कई बड़े नाम हैं। दिल्ली में सिंबॉलिक लीडर बहादुर शाह जफर, झांसी में वीर रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब और उनके ब्रिलियंट जनरल तात्या टोपे, और अवध में मीर बाकी। इन सब ने अपने अपने इलाकों में आज़ादी की लड़ाई को लीड किया। बहादुर शाह जफर की बात करें तो वो काफी बुजुर्ग थे, लेकिन वो बागियों के लिए एक सिंबल बन गए, एक यूनिफाइंग फिगर। उनके नाम ने दिल्ली के सैनिकों और आम लोगों को एक झंडे के नीचे आने के लिए एक बहुत मजबूत वजह दी। और फिर रानी लक्ष्मीबाई, उनका नाम तो वीरता का दूसरा नाम ही बन गया। झांसी को बचाने के लिए उन्होंने जिस हिम्मत, जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उसने उन्हें आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए साहस और देशभक्ति का एक अमर सिंबल बना दिया। उधर कानपुर में कमान संभाली नाना साहब और उनके जबरदस्त सेनापति तात्या टोपे ने। इन दोनों ने मिलकर बागी फौजों को ऑर्गेनाइज किया और अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़ी और अहम लड़ाइयां लड़ी। इनकी वजह से कानपुर इस बगावत का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। इतनी बहादुरी, इतनी लड़ाइयों के बावजूद आखिर में इस विद्रोह को कुचल दिया गया। तो अब हम ये देखेंगे कि ऐसा हुआ कैसे और भारत के भविष्य पर इसका क्या और कितना गहरा असर पड़ा। तो इस विद्रोह की एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? वो थी एक कोऑर्डिनेटेड सेंट्रल लीडरशिप की कमी।
मतलब अलग अलग इलाकों में लीडर्स लड़ तो बहुत बहादुरी से रहे थे, पर उनके बीच कोई एक कॉमन स्ट्रैटेजी या तालमेल नहीं था, और इसी बिखराव का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। लेकिन इस विद्रोह का एक बहुत बड़ा और सीधा नतीजा निकला। भारत पर हुकूमत करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसका राज खत्म हो गया और 1818 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। यहीं से शुरुआत हुई ब्रिटिश राज की। ये जो साल है 1858, ये हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। कंपनी राज खत्म और ब्रिटिश राज शुरू। भले ही इस बगावत को दबा दिया गया था, लेकिन इसने भारत के इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। तो चलिए अब समझते हैं 1857 की असली विरासत क्या थी और आज़ादी की लड़ाई में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अक्सर लोग 1857 की क्रांति को एक फेलियर की तरह देखते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ये वो घटना थी जिसने पहली बार पूरे भारत में आज़ादी की एक भावना, एक नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाया। इसने आने वाले आज़ादी के आंदोलन के लिए एक मजबूत नींव रखी। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या 1857 की ये महान क्रांति भले ही अपने मकसद में कामयाब न हुई हो, असल में भारत की आज़ादी की वो पहली और सबसे मजबूत नींव नहीं थी? वो आज़ादी जो हमें ठीक 90 साल बाद मिली। शायद इसका जवाब भी इतिहास की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है।